स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा टॉपिक था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इसका पार्ट 5 है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें 2 हाउस हैं हमारे, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। इसमें हमें ऊपर फर्स्ट और सेकंड हाउस की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और नीचे भी कुछ कहा गया है इनके बारे में। तो पहले यहाँ देख लेते हैं हम। म्युनिसिपल वैल्यू हमारी ये है और सेकंड हाउस की ये है। यहाँ म्युनिसिपल टैक्स इतना है। मरम्मत व्यय से हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। भवन से भी हमारा कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हम देखेंगे कि कितना दिया है हमें, क्योंकि हमारा जो हमने फॉर्मेट बनाया था उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन था। लेकिन हमें ये मैटर नहीं करता कि हमारा रिपेयर कितना है या बिल्डिंग टैक्स कितना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। श्री राम जयपुर में आयकर अधिकारी हैं। इनके 2 मकान हैं जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट और सेकंड मकान है। प्रथम मकान दिल्ली में है। ये वाला मकान दिल्ली का है और ये वाला मकान जयपुर का है इनका। इसका निर्माण जो ये फर्स्ट हाउस है, इसका निर्माण जो हुआ है 31 दिसंबर 2006 को पूर्ण हुआ है। उन्होंने यह मकान एक कंपनी को कार्यालय के लिए 3000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया है। तो ये जो मकान है इनका फर्स्ट, इन्होंने इसको किराए पर उठा रखा है और इसका रेंट रिसीव कितना है यहाँ पे 3000 रुपये। द्वितीय मकान जयपुर में है। ये जयपुर का मकान है, स्थित है। इसका निर्माण 1 मार्च 2015 को पूर्ण हुआ है। इसका जो निर्माण है वो 1 मार्च 2015 को पूर्ण हुआ है और 1 जून 2015 से वे स्वयं रह रहे हैं। तो ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाई है। अब सेल्फ ऑक्यूपाई का अलग तरीके से निकलता है, लेकिन इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो देखते हैं। इसके निर्माण के लिए उन्होंने 1 अगस्त 2010 को 16,000 रुपये 60,000 रुपये का ऋण 12% ब्याज पर लिया था। दोनों मकानों से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इस पे जो सेकंड हाउस है इस पे लोन भी ले रखा है और लोन हमें यहाँ निकला हुआ भी दे रखा है इसका। तो इसमें देखो हमें जब लोन लिया गया वो डेट भी दे रखी है और जब निर्माण ख़त्म हुआ वो डेट भी हमें दे रखी है। तो इसमें हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इसमें कहा है दिल्ली वाले मकान को भूमि का किराया तथा जयपुर वाले मकान का नगरपालिका कर और भवन कर अदत्त है। जब भी हमारा नगर पालिका कर है वो अदत्त होता है तो उसे हम नील मानते हैं। अब जो सेकंड जयपुर वाला मकान है उसका नगर पालिका कर जो है वो अदत्त है। जो दिल्ली वाला मकान है वो भूमि का किराया, इससे हम मैटर नहीं करते क्योंकि ये हमारा जो उसमें नहीं लिया जाएगा भूमि का किराया। तो चाहे ये अदत्त हो या प्रदत्त हो, इसे कोई मैटर नहीं करना। जो हमारा नगर पालिका कर है इसे देखना है। ये कौन से मकान का है, जयपुर वाले का, यानी कि सेकंड वाले का। तो जयपुर वाला मकान जो है हमारा अदत्त है नगर पालिका कर, तो उसे नील मानेंगे। श्री राम का स्थानांतरण 1 दिसंबर, देखो जो श्री राम है उसका स्थानांतरण 1 दिसंबर 2016 को उदयपुर में हो गया, जहाँ वे 24,000 प्रति माह किराए के मकान में रहते हैं। अब वे कहीं भी जाके रहें या कितने ही का भी मकान का किराया दें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें है उनके इन वाले 2 मकानों से, जो एक दिल्ली में है और एक जयपुर में है। तो ये जो जयपुर वाला मकान है और जयपुर स्थित मकान उसी दिन, किस दिन, जब वो 1 दिसंबर को स्थानांतरण हुए थे, यानी कि ट्रांसफ़र हुआ था उनका 1 दिसंबर को, उसी दिन 2000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया। तो मकान संपत्ति से आय की गणना करनी है दोनों मकानों की। अब हमने क्या करना है, इसमें दोनों मकानों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। यहाँ देखिए मैंने जो मेरा दिल्ली वाला हाउस था फर्स्ट, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। तो मेरी म्युनिसिपल वैल्यू उसकी कितनी है, यहाँ देखिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू 24,000 है, मैंने यहाँ 24,000 लिख दी। म्युनिसिपल टैक्स है 10%, देखो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स है यहाँ पे हमारा 10%। ये मैंने 10% किस पे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू पे। म्युनिसिपल वैल्यू पे 10% निकाल दो, कितना है 2400। और हमारा रेंट रिसीव ऊपर दे रखा है, जो हमारा फर्स्ट हाउस था, जो देखो यहाँ पे दिल्ली वाला मकान इतने दिसंबर को पूर्ण हुआ। उन्होंने यह मकान एक कंपनी को कार्यालय के लिए 3000 प्रति माह किराए पर उठा दिया। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, इसका जो रेंट रिसीव है वो कितना है 3000 रुपये। तो यहाँ पे हमने 3000 रुपये लिख लिया है।
रेंट रिसीव फर्स्ट हाउस का। उसके अलावा इसमें हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में यहाँ पे देखो ये हमें नहीं लेना, म्युनिसिपल टैक्स हमने निकाल लिया है, लेकिन मरम्मत के भी नहीं लेने, बिल्डिंग टैक्स नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन यदि हमें दे रखा है तो लेंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस का नहीं देखा, सेकंड का दे रखा। अभी हम फर्स्ट हाउस कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट हाउस के बारे में कोई नीचे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट हाउस का सबसे पहले केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है फर्स्ट हाउस की, बाकी सब सेकंड हाउस की है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकलती है, म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव और फेयर रेंट। अब फेयर रेंट तो हमें दिया नहीं, केवल म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव, तो इनमें ही देखेंगे विच एवर इज मोर। तो कौन सा सबसे ज़्यादा, ये 24,000 है, ये 36,000, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा है हमारा, 36,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 36,000। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू, यहाँ देखिए क्वेश्चन में केवल सेकंड जयपुर वाले मकान के लिए, और जयपुर वाला मकान हमारा सेकंड मकान है, ये फर्स्ट मकान दिल्ली वाला है, सेकंड मकान जयपुर वाला है। तो केवल यहाँ म्युनिसिपल टैक्स जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, अदत्त है, बकाया है, वो केवल जयपुर वाले मकान का है। तो फर्स्ट वाले मकान के लिए उसने कुछ नहीं कहा, तो म्युनिसिपल टैक्स इसका होगा 2400। तो यहाँ म्युनिसिपल टैक्स लिखेंगे, कितना आया हमारा 2400 निकल के आया, यहाँ आ जाएगा म्युनिसिपल टैक्स 2400। वैकेंट पीरियड हमें दिया नहीं, ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2400। 36,000 में से 2400 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 33,600 हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब हम 36,000 में से 24,000 घटाएंगे तो 36,000 वैल्यू। अब यहाँ आगे चलते हैं, डिडक्शन करेंगे हम लेस। डिडक्शन में हमें 3 पॉइंट दिए होते हैं, स्टैंडर्ड रेंट और 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो ये जो हमारी एनुअल वैल्यू निकल के आई है, इसका हम 30% निकालेंगे। तो एनुअल वैल्यू का 30% निकालो, ये है हमारा 33,600 का 30% निकाल देंगे तो 0 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 10080। अब देखिए हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया तो खाली छोड़ देंगे, प्री कंट्रैक्शन पीरियड नहीं दिया तो खाली छोड़ देंगे। इसको लिखेंगे यहाँ 11080, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 23520। तो फर्स्ट हाउस हमारा कितना आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 23,520। इसी तरह से हम सेकंड हाउस की इंफॉर्मेशन निकालेंगे क्वेश्चन से, और सेकंड हाउस की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड हाउस का। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन से, जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, इस वाले पूरे क्वेश्चन से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि म्युनिसिपल वैल्यू सेकंड हाउस कितनी है, म्युनिसिपल टैक्स इतना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 7200 दे रखा है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन सेकंड हाउस का 7200, म्युनिसिपल वैल्यू ये 10% म्युनिसिपल टैक्स है। फिर यहाँ कहा है कि जयपुर वाले मकान का जो नगर पालिका कर है वो अदत्त है, ठीक है, और रेंट रिसीव दिया है इसमें 2000। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला हाउस था, इसमें ये स्वयं रह रहा था। यदि ये पूरे साल स्वयं रहता उसमें तो ये सेल्फ ऑक्यूपाई का निकल जाता, ठीक, लेकिन ये स्वयं नहीं रह रहा है इसमें। अब यहाँ जब ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी तो यहाँ देखो 1 जून 2015 से वे स्वयं इस मकान में रह रहा है, जो सेकंड मकान है उसका, जो जयपुर में है। लेकिन यदि ये पूरे साल इस मकान में खुद रहता तो हम इसका सेल्फ ऑक्यूपाई निकालते, लेकिन इसने इसको किराए पर उठा दिया तो तब हम इसका सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं निकालेंगे, इसका हम किराए वाले पोर्शन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। अब यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि श्री राम का स्थानांतरण 1 दिसंबर 2016 को उदयपुर हो गया, जहाँ वह 24,000 रुपये प्रति माह किराए पर रहता है। अब ये वहाँ पे कितने भी प्रति माह किराए पर रहे उससे हमें मैटर नहीं करते, लेकिन जो केवल हमारे दिल्ली वाले और जयपुर वाले मकान को देखेंगे यहाँ पे। अब ये कहीं भी रहे जाके, कितने भी प्रति माह किराए पे रहे जाके, उसको हमें नहीं देखना है, केवल हमें दिल्ली वाले और जयपुर वाले मकान को देखना है। अब यहाँ देखिए जयपुर स्थित मकान उसी दिन, किस दिन, जिस दिन इसका स्थानांतरण हुआ था। ट्रांसफ़र कब हुआ था, 1 दिसंबर 2016 को इसका स्थानांतरण हुआ था। अब
उसी दिन 2000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा दिया। अब ये देखो, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब 31 मार्च तक हम देखेंगे कि कितने महीने बैठते हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने बैठ रहे हैं? 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, रेंट रिसीव हमारा कितना आ जाएगा? 2000 × 4, तो हमारा रेंट रिसीव आ गया 8000। ठीक, अब यहाँ देखो हम निकालेंगे प्री कंट्रैक्शन पीरियड। अब फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए, लेकिन हमें यहाँ पे देखो इस प्री कंट्रैक्शन पीरियड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है। वो किस तरह से निकालते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब पहले इसका हम एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम प्री कंट्रैक्शन पीरियड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन से हम इसकी एनुअल वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो म्युनिसिपल वैल्यू इतना है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा है, जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो मैंने इस क्वेश्चन में से लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि क्या क्या इसमें दिया है, कितनी इन्फॉर्मेशन है सेकंड हाउस की। तो यहाँ पे देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी हमारी? म्युनिसिपल वैल्यू और हमारा रेंट रिसीव और फेयर रेंट हमें दिया नहीं, तो हमें इसमें से और इसमें से ही देखना होगा कि विच एवर इज़ मोर। तो दोनों में सबसे कौन ज़्यादा है? 18000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी 18000। यहाँ हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे लिख देंगे 18000। अब यहाँ देखो म्युनिसिपल टैक्स है और वैकेंट पीरियड तो हमें दिया नहीं, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स हमें दिया है, तो इसका हम 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 1800। लेकिन यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और दे रखे है म्युनिसिपल टैक्स की, कि जो जयपुर वाला मकान है, जो सेकंड हाउस है, उसका जो नगर पालिका कर है वो अदत है। जब हमारा नगर पालिका अदत है, जब हमारा नगर पालिका बकाया है, मिला ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे क्यों? तो यहाँ हम दिखाएंगे इसको नील। ठीक, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। यदि ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि हमारा नगर पालिका कर अदत है, तो हम यहाँ पे 1800 रुपये घटा देते, लेकिन अब यहाँ पे अदत कह दिया है तो हम यहाँ से नहीं घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0, 0 में से इसको घटाएं। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारा स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट 30% निकालना में एनुअल वैल्यू कितनी है हमारी? 18000। 18000 का हम निकालेंगे 30%, तो हमारा आ जाएगा ये निकल के 18 गुणा 3 में करो तो हमारा आ जाएगा 18 5400। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दे रखा है यहाँ 7200, तो हम डाल देंगे यहाँ 7200। अब देखिए बात आती है प्री कंट्रैक्शन पीरियड की। इसमें प्री कंट्रैक्शन पीरियड दिया है। अब पता कैसे चलेगी कि प्री कंट्रैक्शन पीरियड दे रखा है? जब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हम किस प्रकार ये पता करेंगे कि हमें प्री कंट्रैक्शन पीरियड निकालना है या नहीं निकालना। यदि हमारा देखो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है तो वो तो हमें डायरेक्ट दिया होता है तो हम लिख देते हैं, लेकिन प्री कंट्रैक्शन पीरियड ऐसा है कि हमें निकालना पड़ता है। तो वो किस तरह से निकालेंगे? तो पहचान है कि लोन की अमाउंट तथा रेट दिया होगा, ठीक है, साथ में हमें क्या दिया होगा? लोन लेने की डेट तथा मकान पूरे होने की डेट दी होगी। अब इसका यहाँ पे देखो, इससे क्या मतलब है कि मकान पूरा होने की डेट दी होगी। अब मान लो तुम किसी मकान के ऊपर लोन लो, तो आपने लोन लिया तो लोन वाली डेट देखोगे किस दिन आपने लोन लिया, ठीक। फिर आप देखोगे कि हमारा मकान बनके कब तैयार हुआ है, तो जो हमारा लोन प्री कंट्रैक्शन पीरियड निकलेगा, जिस दिन से आपने लोन लिया है उस दिन से लेकर जिस दिन आपका मकान कंप्लीट बनके तैयार हुआ है उस दिन तक का हम प्री कंट्रैक्शन पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो पहचान तो हो गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें प्री कंट्रैक्शन पीरियड निकालना है या नहीं। तो देखो यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन दी है कि द्वितीय हाउस मकान, जो द्वितीय हाउस है वो हमारा जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ है? 1 मार्च 2015 को इसका निर्माण पूरा हुआ। तो 1 मार्च 2015 को कंप्लीट हो गया ये बनके। आगे इसमें लिखा है कि 1 जून 2015 को विश्राम रहा। इसे हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमें देखना है कि कब हमने लोन लिया और कब हमारा मकान कंप्लीट हुआ। कंप्लीट मकान हुआ है हमारा 1 मार्च 2015 को, और जो हमने लोन लिया है इसके निर्माण के लिए उन्होंने 1 अगस्त 2010 को लोन लिया है, और लोन की अमाउंट है 60,000 और हमें रेट दिया है 12%। तो यहाँ पे हम किस तरह से निकालेंगे? तो यहाँ मैंने लिख लिया है जो कंप्लीट हुआ है हमारा मकान 1 मार्च 2015 का हुआ, और लोन स्टार्ट कब किया था हमने? 1 अगस्त 2010।
और इसकी अमाउंट है ये और रेट है ये। तो सबसे पहले हम इसकी डेट की वैल्यू निकालेंगे कि कितने महीने या कितने दिन या कितने सप्ताह में हमारा मकान बन के तैयार हुआ है। अब देखिए 1 अगस्त को हमने लोन लिया तो हम लिखेंगे 1 अगस्त 2010। अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मेन पॉइंट ये है कि आपको फाइनेंशियल ईयर याद होना चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो अब लोन हमने कभी भी लिया हो, लेकिन हमें 1 साल कब पूरा करना है? 31 मार्च 2011। ठीक, तो ये देखो 1 साल के अंडर में आ गया। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे एक, जब तक हमारा 2015 नहीं आ जाता तब तक हम इसको लिखते ही रहेंगे। तो 1 अप्रैल, अब देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से 2011, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक। अब दूसरा हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से 2012, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013। अभी 13 आया, हमें लेना है 15 तक। फिर वही 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक। फिर 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015। अब देखो 15 आ गया, कितना आ गया? 1 मार्च को हमारा कंप्लीट हुआ है। जिस साल हमारा मकान बन के तैयार होता है उस साल को हम नील लेते हैं। ये वाला साल क्या हुआ? देखो इसी साल के अंदर तो हमारा कंप्लीट हुआ है, तो ये आ जाएगा नील। अब देखिए अगस्त से मार्च तक लगाइए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तो आ जाएगा 8। अब देखिए ये पूरा साल 12 महीने, ये भी पूरा साल 12 महीने, ये भी पूरा साल 12 महीने। अब ये जिस साल हमारा मकान बन के तैयार होता है उस वाले साल का लेते हैं हम नील। तो ये आ गया नील। तो अब इन सबको जोड़ो, 12 12 दूनी 24 36 36 और 8 44। तो हमारा कितने महीने निकल के आए? हमारे मंथ हमारे आए 44। अब निकालेंगे हम प्री कंट्रैक्शन पीरियड का अमाउंट। प्री कंट्रैक्शन पीरियड का अमाउंट किस तरह से निकालेंगे? जो हमें अमाउंट दी है कितना है हमारा? 60,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 60,000 गुणा कितने परसेंट है? 12% है। और गुणा कितने आए दिन हमारे? 44/12। 12 क्यों लेंगे? क्योंकि ये महीनों में आया है, इसलिए हम लेंगे 12 और डिवाइड कर देंगे इसको 5 से। क्लियर है? डिवाइड करेंगे इसको 5 से हमेशा ही। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाती है। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको जो हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आती है हमारी अमाउंट ये, और डिवाइड में लिखेंगे 5। 5 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाती है। तो हमारे प्री कंट्रैक्शन की अमाउंट कितना आ गया हमारा? 5,280। तो हम यहाँ डाल देंगे प्री कंट्रैक्शन पीरियड में कि 5,280। अब इन सब का एडिशन करके हम लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 17,880। इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। अब सेकंड हाउस का हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा आया 120, और फर्स्ट हाउस का हमारा हाउस प्रॉपर्टी था 23,520। अब हमें निकालना है दोनों का, क्योंकि हमें मकान में पूछा गया है कि दोनों मकान संपत्तियों का कितना हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी दोनों मकान की। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट मकान, जो हमारे फर्स्ट मकान की इनकम आई है, यहाँ देखिए हमारा जो हमने फर्स्ट मकान निकाला था उसकी इनकम आई थी हमारी कितनी? 23,200। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी? फर्स्ट हाउस की थी हमारी 23,520 और सेकंड हाउस की निकल के हमारी आई है 120। तो हमारी टोटल हो जाएगी 04632 आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।